Thank you very much. This is big stuff, and we appreciate you being here. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Venezuela's capital city has been jolted awake in the dead of night. अगर आपको लगता है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो हो रहा है वो सिर्फ एक नॉर्मल जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप एक बहुत बड़ी सच्चाई मिस कर रहे हो। U.S. Delta forces slipped into the home of dictator Nicolas Maduro. The United States hit Venezuela with a large-scale strike early Saturday and said its president, Nicolas Maduro, had been captured and flown out of the country. अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला पर अटैक ड्रग्स, ह्यूमन राइट्स वायलेशन और डेमोक्रेसी स्टेबल करने के लिए किया गया। लेकिन हम जब थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन काफी हॉलो लगती है। अगर डिक्टेटरशिप प्रॉब्लम है तो अमेरिका सऊदी अरेबिया को वेपन्स क्यों सप्लाई करता है? अगर ह्यूमन राइट इशू है तो ट्रंप किम जोन के साथ क्यों दोस्ती करते हैं? और अगर ड्रग्स ही असली वजह होती तो मैक्सिको पर एक्शन क्यों नहीं होता? तो फिर सवाल उठता है, सिर्फ वेनेजुएला ही क्यों? इस सवाल का जवाब वेनेजुएला के ऑयल में छुपा है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लगभग 303 बिलियन बैरल्स, जबकि ईरान के पास 209 बिलियन, कनाडा के पास 163 बिलियन, सऊदी अरेबिया के पास 267 बिलियन बैरल्स ऑयल है। इतने मैसिव रिसोर्सेज के बावजूद आज वेनेजुएला हंगर और इकोनॉमिक कोलैप्स से जूझ रहा है। Venezuelans who can't find food at affordable prices, they have little option but to turn to places like this. As Venezuela's economic crisis drags on, more and more Venezuelans are slipping into poverty and struggling. Venezuela's once thriving middle class is now trapped in desperation, struggling to put food on the table, some even dying from simple infections due to a lack of basic medicines. सवाल यह है, जब वेनेजुएला कभी दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज में था, The swinging city of Venezuela. Good climate, fine buildings, wide highways with plenty on them. तो अचानक वो इतना गरीब कैसे बन गया? इस कहानी की शुरुआत होती है 1922 से, जब वेनेजुएला में ऑयल डिस्कवर हुआ। एक ही ऑयल वेल रोजाना लगभग 1 लाख बैरल्स ऑयल निकाल रहा था। उस वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई जैसी कंट्रीज को ऑयल का ओ भी नहीं पता था। जैसे ही ऑयल मिला, अमेरिका कंपनीज जैसे स्टैंडर्ड ऑयल और शेल वेनेजुएला आ गई। उन्होंने रिफाइनरीज बनाई, पाइपलाइंस बिछाई और पूरे शहर डेवलप कर दिए। एक सिंपल डील हुई, ऑयल से होने वाला प्रॉफिट 50% वेनेजुएला का और 50% अमेरिकन कंपनीज का। इस मॉडल की वजह से 1950s तक वेनेजुएला दुनिया का 4th रिचेस्ट कंट्री बन गया। लोग इतने अमीर थे कि वीकेंड्स पर शॉपिंग करने के लिए फ्लाइट लेते थे। अमेरिका और वेनेजुएला की फ्रेंडशिप बिल्कुल परफेक्ट थी। फ्लोरिडा से वेनेजुएला सिर्फ 3-4 घंटे की फ्लाइट पर था। ऑयल टैंकर्स 5-7 दिन में यूएस पहुंच जाते थे, जब सऊदी अरेबिया ऑयल लाने में 30 दिन लगते थे। अमेरिका को चीप और फास्ट ऑयल मिलता था और वेनेजुएला को पैसा। दोनों खुश थे और सिस्टम स्मूथ चल रहा था। लेकिन 1999 में वेनेजुएला में एक नया लीडर आया, ह्यूगो चावेज। चावेज ने खुद को पुअर लोगों का मसीहा, एक रॉबिन हुड के रूप में प्रेजेंट किया। Para decírtelo en mi mal inglés, you are a donkey, Mr. Bush. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. Váyanse al carajo, yanquis de mierda. उसने कहा ऑयल वेनेजुएला का है, लेकिन उसका फायदा अमेरिकन कंपनीज और लोकल एलिट्स उठा रहे हैं। 2007 में चावेज ने एक लॉ पास किया जिसमें फॉरेन ऑयल कंपनीज को या तो अपना 60% स्टेक वेनेजुएला गवर्नमेंट को देना था या फिर कंट्री को छोड़कर जाना था। इसके बाद एक्सन मोबिल और बाकी अमेरिकन कंपनीज की बिलियन ऑफ डॉलर की एसेट्स सीज कर लिए गए। ये अमेरिका के लिए एक मैसिव फाइनेंशियल शॉक था। Venezuela's president isn't too impressed with ExxonMobil right now. The government of Venezuela plans to take over the company's 11 oil rigs in that country. We will never give this, our wealth, our nation to the United States empire. It was the first international company to pull out of Venezuela. ExxonMobil will be paid $1 billion in compensation from Venezuela. शुरुआत में चावेज का डिसीजन काफी सक्सेसफुल लग रहा था। ऑयल प्राइस ग्लोबल मार्केट में $10 से बढ़कर $30 पर बैरल्स हो गया। वेनेजुएला की ऑयल रेवेन्यू 1999 के $14 बिलियन से बढ़कर 2004 में $34 बिलियन पर ईयर हो गई। पॉवर्टी रेट भी कम होने लगा और
दुनिया को लगा कि चार्विस ने कमाल कर दिया, लेकिन ये सब एक इल्यूशन था। चार्विस ने ऑयल से आने वाले पैसों को फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर या न्यू फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं किया। उन्होंने पॉपुलैरिटी बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट शॉप्स खोल दी जहां गुड्स 50 से 70% सस्ते मिलते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोकल एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स हो गई और कंपनी इंपोर्ट पर डिपेंड हो गई। इससे भी बड़ी गलती ये हुई कि चार्विस ने 18,000 एक्सपीरियंस्ड ऑयल एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स और जियोलॉजिस्ट्स को जॉब से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने फ्रीबीज कल्चर का विरोध किया था। उनकी जगह चार्विस ने अपने लॉयल सपोर्टर और मिलिट्री ऑफिसर्स को भर दिया जिन्हें ऑयल एक्सट्रैक्शन का बेसिक नॉलेज भी नहीं था। रिफाइनरी इनएफिशिएंट हो गई, एक्सीडेंट्स होने लगे, प्रोडक्शन गिर गई और वेनेजुएला धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंस गया। अमेरिका ने 1999 से 2010 तक ये सब कलेक्ट किया क्योंकि उसे वेनेजुएला ऑयल की जरूरत थी। लेकिन 2010 के बाद सिचुएशन बदल गई जब अमेरिका में सेल बूम आया। अमेरिका खुद दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बन गया। In the last 2 years, US production of oil has, thanks to the shale boom, risen 1.3 million barrels a day. America will become the world's largest oil producer as soon as this year. अब अमेरिका को वेनेजुएला के ऑयल पर पहले जैसी डिपेंडेंसी नहीं रही। फिर भी वेनेजुएला आज भी अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वजह ये है कि अमेरिका की रिफाइनरी सिर्फ वेनेजुएला के हैवी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन की गई है। 70% of the oil coming into America, which it needs to basically keep its economy going, is heavy crude. And where does heavy crude come from? Well, here are some of the big countries where you find most of it. It's Canada and Venezuela. दूसरी वजह वेनेजुएला का मिनरल वेल्थ है जिसमें 7,000 टन गोल्ड, 100 बिलियन का कॉल्टन जो स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है और 3 बिलियन कैरेट्स डायमंड शामिल हैं। तीसरी और सबसे डेंजरस वजह यह है कि वेनेजुएला के अमेरिका से खराब रिलेशन के चलते चाइना और रूस वहां अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। चाइना ने वेनेजुएला को 60 बिलियन का लोन दिया है और रूस वेपन सप्लाई कर रहा है। इसलिए वेनेजुएला पर अटैक डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं था। असली रीजन ये था कि अमेरिका अपने बैकयार्ड में चाइना और रूस को अलाउ नहीं करना चाहता और ऑयल और अपने मिनरल्स पर अपना कंट्रोल वापस लेना चाहता है। वेनेजुएला की कहानी हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। पहला, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बिना वेल्थ क्रिएशन के डिजास्टर होता है। दूसरा, पैसा कमाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना उसे सही जगह इन्वेस्ट करना है। और तीसरा, जियोपॉलिटिक्स में मिलिट्री नहीं होती, सिर्फ पावर होती है। ये थी वेनेजुएला की डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कहानी। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।